नमस्कार बच्चों, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 11वीं क्लास का टॉपिक सेट, तो जिसके बारे में हमने कुछ पढ़ रखा है भी। हमने इसकी परिभाषा और इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, इन दो चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आपके ये प्रॉब्लम क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे। भी सेट की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है वो आपका सेट कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप किन्हीं वस्तुओं का एक संग्रह ले लो और उसे आप एक कॉमन वर्ड में यदि परिभाषित कर सको तो वो संग्रह क्या कहलाएगा? सेट। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था कि सेट को दर्शाया कैसे जाता है। तो जो मैंने आपको सेट दर्शाने के दो तरीके बताए हैं। पहला रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है कि यदि मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को कॉमा लगाकर ऐसे लिखा जाए तो बनने वाला रूप क्या कहलाएगा? रोस्टर रूप। जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी दिया था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनको हम यदि ऐसे लिख दें तो इसे बोला जा सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। और इसके बारे में मैंने आपको कुछ खासियत बताई थी। नंबर 1 याद रखनी है, सेट को हमेशा अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। नंबर 1 कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, इस टाइप से आप इस पे कोई भी रूल यूज कर सकते हो। नंबर 2, इसमें मैंने आपको बताया था कि अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि कई बार हमें दो सेट दे दिए जाते हैं जिनमें आपको क्या दिखेगा भी, अगर मान लो इसे ऐसे लिख दिया जाए तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये अलग चीज है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दोबारा भी ये कह रहा हूं कि सेट के अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। ये सेट दोनों क्या रहते हैं? एक ही जैसे माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर बात जो आपको स्पेशल याद रखनी है वो है कि जो अवयव हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं। अब हमेशा किसके अंदर लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर के अंदर। इतनी चर्चा हम अपने पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो बच्चों अब हमें आगे बढ़ना है, तो इसके बारे में कुछ और बातें जो आपको स्पेशली याद रखनी है। तो देखो भी, आज मान लीजिए यदि मैं दो अलग अलग सेट लेता हूं, एक मैंने ये ले लिया, इसको मैं ए से डिनोट करता हूं, एक सेट ले लिया मैंने बी, जिसमें मैंने ले लिया ए बी सी डी ई। ये अब हमें क्या लिखना है? मान लीजिए आप कोई अवयव ले रहे हो बी, तो आपने बी अवयव हमने कैपिटल बी सेट से लिए। अब इसको इस सेट के साथ रिलेशन यदि दर्शाना हो, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं कि यदि हमें अवयव का सेट के साथ रिलेशन बताना हो, क्या करना हो? अवयव का सेट के साथ क्या बताना हो? रिलेशन बताना हो। तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आपको एक साइन याद रखना है जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन, और जिसका मतलब होता है बिलोंग टू। याद रखना, सेट का अवयव के साथ जो रिलेशन होता है वो दर्शाने के लिए हमें किस साइन का यूज करना पड़ेगा? एप्सिलॉन का।
एक बच्चों कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है, हम फिलहाल ये नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसा लिख रहे हैं। क्यों? एक ये तो है एप्सिलॉन यानी बिलोंग टू, और ये एक संख्यात्मक मान है, पॉजिटिव वैल्यू न्यूनतम जो ग्रेटर देन 0 होती है। तो एक बार इसको दिमाग में नहीं रहना, सिर्फ इस साइन को याद रखना है। क्या नाम होता है इसका? एप्सिलॉन। मतलब क्या होता है? बिलोंग टू। अब बच्चों आपको कि सर बिलोंग टू, इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपने कहीं देखा हो कि भी यदि आप कहीं बाहर जाओ, शहर से आप कहीं बाहर जाओ, तो यदि आपसे कोई बंदा ये पूछे भी आप कहाँ से हो, तो इंग्लिश में आप जवाब दोगे। जैसे मान लो मैं भादरा से हूँ और मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं ये बोलूँगा आई एम बिलोंग फ्रॉम भादरा, यानी मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से हूँ। वो चीज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है बिलोंग टू। तो इसलिए ये क्या बोला जाएगा? भी बिलोंग टू वर्ड है वो ये बताता है कि कहां से, सीधा सिंपल भाषा में हिंदी में मतलब याद रखो भी कहां से लिया है। भाई इस बी को मैंने कहां से लिया है, तो इस बी को मैंने इस सेट से लिया है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूं? यदि मैं बी एप्सिलॉन कैपिटल बी लिखता हूं, इसका स्पष्ट अर्थ यही हो जाएगा कि मैंने ये जो बी लिया है वो यहां से लिया है। कई बार भाई ए तो ये लिख दो, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे छोटे छोटे जो निशान होते हैं उनका बेसिकली मतलब याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल में यही कंफ्यूज कर देते हैं। अगर इतना सा भी थोड़ी सी भी गड़बड़ कर देंगे तो उससे आंसर चेंज हो जाता है, कि सेट लेना कोई होगा, दूसरा ले दोगे तो वहां पे उत्तर गलत हो जाएगा पूरा। तो याद रखना अवयव के लिए हमेशा किस साइन का प्रयोग किया जाता है? एप्सिलॉन का। मतलब क्या होता है? बिलोंग टू, मतलब कहां से, ये जो आप अवयव ले रहे हो वो कहां से लिया है, वो चीज आपको क्या बताएगा? ये तो रोस्ट रूप समझ आया होगा। दोबारा बोल रहा हूं थोड़ा सा इसके बारे की मुख्य बातें। नंबर 1, रोस्ट रूप क्या होता है कि यदि अवयवों को कोमा लगाकर मंझले ब्रैकेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट के अंदर यदि रख दिया जाए तो जो रूप प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? रोस्टर रूप। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इसके अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। यानी अवयव को आगे पीछे करके यदि बाय चांस आप लिख देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेट चेंज हो गया, सेट वही रहेगा। अवयव की संख्या कम ज्यादा से फर्क पड़ जाता है। 3 नंबर में लिखा कि अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाओगे, अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाओगे, और पूरे सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाना है। पूरे सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाना है। अवयव का सेट के साथ रिलेशन किससे दर्शाओगे? आप बिलोंग टू साइन से। अवयव का सेट के साथ रिलेशन आप किससे दर्शाओगे? एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बिलोंग टू, मतलब वो कहां से लिया है, ये चीज जरूरी है बतानी। इसके बाद एक और जो छोटी सी बात है वो आपको स्पेशली याद रखने वाली और रह जाती है कि एक सेट के अंदर एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता। सोचने वाली बात है, दोबारा बोल रहा हूं, एक सेट के अंदर एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपकी जो क्लास है, आपकी जो क्लास है, ये मान लीजिए उसके 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। कितने सेक्शन है? एक सेक्शन ए और एक बी। मैं आपकी पूरी क्लास को काउंट कर रहा हूं एक बार, मैं एक सेक्शन को नहीं लेके चल रहा हूं, मैं पूरी क्लास को ही लेके चल रहा हूं। तो यदि आपके जो 2 सेक्शन है, मान लो उसमें ए सेक्शन में भी मैथ का टीचर मैं ही हूं, बी सेक्शन में भी मैथ का टीचर मैं हूं, तो क्या मैं 2 जगह काउंट किया जाऊंगा क्या? भी ये बोले हो क्या कि हमारे 2 टीचर है मैथ के? जवाब क्या होगा? नहीं। मतलब तो अगर कोई वस्तु या कोई एलिमेंट हम एक से ज्यादा जगह यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेट के अंदर उसको 2 बार लिखें। सेट के अंदर एक अवयव केवल एक बार ही लिखा जाएगा, चाहे आप उसको कितनी भी बार यूज करो। एक सेट के अंदर एक अवयव को केवल एक बार ही लिखा जाता है, वो कितनी बार भी यूज करो। अवयव एक बार ही लिखा जाएगा, यूज कहीं भी कर लो। हम कई बार होता है भी, जैसे मान लो इसको मैं लिखता हूं, मान लो इसमें जैसे यू को तो हम यूज कर ही नहीं रहे हैं,
और आई को हमने 10 जगह यूज कर लिया, तो ये थोड़ा ना कि आई को इसमें 10 बार लिखा जाएगा, लिखा एक बार ही जाएगा, चाहे वो काम कितनी जगह आई। तो बच्चों ये बातें आपको रोष्ट रूप से संबंधित याद रखनी है, हमेशा याद रखोगे। कई बार इसके ऊपर अवयव के ऊपर ब्रैकेट मत लगा देना मंजिला, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अवयव के ऊपर मंजिला ब्रैकेट मत लगा देना। यदि कोई बच्चा ये बोल दे कि कुछ ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा। अवयव का स्पष्ट अर्थ ही है कि जैसा वहां है वैसे का वैसा उठाओ, कुछ उसके अंदर चेंज मत करो। आप सेट से अवयव जो ले रहे हो उसको वैसे का वैसा ही उठाओ, उसके अंदर कुछ स्पेशल चेंज आपको नहीं करना है, कुछ नहीं लगाना है, जैसा है वैसे का वैसा लिखो, तब वो उसका एलिमेंट है, अलग कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके बाद हमें पढ़ना है अब समुच्चय निर्माण रूप। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूं, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए समुच्चय निर्माण रूप जो होता है उसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक सेट लिया था AEIOU, कुछ ऐसा। समुच्चय निर्माण रूप का बेसिकली मतलब क्या होगा कि हमें ये बताना है कि ये बना किससे है, या सिंपल भाषा में मैं ये बोलूं कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो भी वस्तुओं को एकत्रित कर रहे हो उनका एक कॉमन रिलेशन होगा, वो रिलेशन यदि आप डिफाइन कर सकते हो तो वो सेट में काउंट हो जाता है। ये डेफिनेशन बताई थी मैंने। क्या डेफिनेशन बताई थी, ध्यान से अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि यदि हमने अलग अलग प्रकार की कुछ वस्तुएं चुनी, यदि उनमें कोई कॉमन क्वालिटी हो या कॉमन रिलेशन हो, तब हम उनके कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, सेट। अब यदि वही कॉमन कलेक्शन मैं लिख दूं तो वो क्या बोला जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। अब इनके लिए आप कॉमन वर्ड ये बोल सकते हो कि अल्फाबेट के अवयव है, लेकिन क्या पूरी अल्फाबेट कवर हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो इनके लिए उससे बेटर वर्ड क्या है भाई, इनके लिए यदि ये बोल दे हम कि ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अवयव हैं, जचने वाली बात है। लेकिन मेरा जवाब क्वेश्चन ये है कि क्या इससे बेटर भी मैं कोई डेफिनेशन दे सकता हूं क्या इनके लिए, इससे बेटर। तो इससे बेटर यदि मैं ये बोल दूं कि ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन इनका हो गया या नहीं हो गया। यदि मैं इन सब के लिए ये बोल दूं कि ये जो पांचों है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वोवल हैं, तो क्या इनके लिए कि एक बेटर ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्या, तो मैं वो लिखूंगा। तो मैं इसे यदि ऐसा लिखता हूं एक्स, ये आपको मैंने बताया था कोलन साइन होता है, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब आपके दिमाग में इसको देखते ही क्या आएगा, मैंने आपको फॉर्मेशन दिया, एक मैंने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आपके माइंड में पूरी ये चीजें आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, AEIOU। हो सकता है इनका क्रम आगे पीछे हो जाए, लेकिन आएगी तो यही पांच। तो इसे आप क्या कहते हो, समुच्चय निर्माण रूप। हाँ बच्चों, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलो या रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदलो। ये क्यों काम आएगा, जब हम आगे इसके कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे तो वहां पे इसके जो आगे कुछ संक्रियाएं लगानी होती है उनमें ये चीज काम आएगी, क्योंकि संक्रिया हम इनके ऊपर ज्यादातर यूज करेंगे रोस्टर रूप में। क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो जो आपके रोस्टर रूप पे बेस्ड होते हैं ज्यादातर,
और यदि ऐसा आता है तो इसमें बदलना आना कंपलसरी है, क्योंकि ये इसमें नहीं बदल पाओगे तो सवाल फिर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कुछ सेट डिस्कस कर रहा हूं जो स्पेशली आपको याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं n। n का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड है, ये नहीं है कि n कुछ और नहीं हो सकता, पॉसिबल है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको सिर्फ कैपिटल N सवाल में दिया हुआ और उसके बारे में आपको समुच्चय दे दिया, एक समुच्चय n, उस वक्त हम कैपिटल N का मतलब क्या लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हाँ, यदि आपको मान लो सवाल ये दे दिया जाए कि n बराबर कोई सेट है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3, बस इतने, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नाम सीधा दिया हुआ हो तो हम n का मतलब क्या मानेंगे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आप सारे जानते हो, इसको ऐसे लिखा जाएगा। इस तरीके से। इसके बाद W, जिसे आप होल नंबर भी कहते हो, पूर्ण संख्या। इसके अंदर क्या जाता है, 0 और काउंट कर लीजिए इसमें, इस तरीके से। याद रखनी है, स्पेशल केस है, आपको इनको तो याद रखना ही पड़ेगा। n का मतलब इंग्लिश में नेचुरल नंबर, क्या वर्ड लिया है मैंने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। और कौन कौन सी होती है, तो आप छठी सातवीं से पढ़ रहे हो, तो 1 2 3 4 ये। इसके बाद W से हम किसे डिनोट करते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, सिर्फ डिफरेंस इतनी है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे आगे चलता रहना है। इसके बाद ये आपको याद रखना है, पूर्णांक, इंटीजर। यहां पे मैंने i और z क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूर्णांक को i से भी डिनोट किया जाएगा और कई बार z से भी, दोनों से डिनोट किया जाता है। कई जगह आपको i, हाँ, लेकिन आपको सर हमें कैसे पता चले i और z में से कौन सा, तो जो आपको क्वेश्चन में ही दिखेगा। जब हम इसके सवाल करेंगे ना, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। वहां पे दिया हुआ होगा कि पूर्णांकों का समुच्चय z या पूर्णांकों का समुच्चय i, तो वहां से हमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। और i या z इसका मतलब क्या हो जाता है, उसको ऐसे लिखते हैं, 0 कुछ ऐसा, आगे बात समझ में, 0 ±1 ±2 +-3 +-4, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये सब क्या है, पूर्णांक। फिर Q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q का मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे मैं कोई संख्या नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसका मतलब आप सारे जानते हो। 9वीं क्लास 10वीं क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में आपने बहुत ब्रीफली पढ़ा है, कैसी होती हैं। डेफिनेशन बता देता हूँ, वे संख्याएं जिन्हें a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे b का मान नॉट इक्वल टू 0 और a और b जहाँ पे पूर्णांक हो। तो परिमेय संख्या नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। इस वजह से मैं 2 वर्ड और यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। क्यों के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव साइन लगा देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। और यदि मैं Q के ऊपर नेगेटिव साइन लगा देता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, इसको R भी बोल सकते हो, सॉरी R नहीं, ये रेशनल नंबर इसकी डेफिनेशन होती है। इसके बाद R,
वास्तविक संख्या इसको यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये जितनी भी संख्या होती है इनके बीच की सारी क्या होती है वास्तविक। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रैकेट नहीं लगाया उस क्योंकि आगे ये चीज आपके आएगी भी, ब्रैकेट कौन सा लगाना है, छोटा या बड़ा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो बस याद रखना कि जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है वास्तविक होती है। कुछ संख्या होती है जो वास्तविक नहीं होती, जिनके बारे में आपने 10वीं में पढ़ा है। अगर आपको याद हो, जब आपने द्विघात समीकरण पढ़ी थी 10वीं क्लास में, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो बच्चों, जब आपने 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ी थी तब आप डी जो डिस्क्रिमिनेंट यानी जो आपका विविक्तकर है वो निकालते थे और उसके जो रूट की आप एक इक्वेशन लिखते थे कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो तो आप बोलते थे जो रूट है वो काल्पनिक है, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो रूट के अंदर यदि माइनस की संख्या बन जाए तो वो क्या होती है काल्पनिक। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, रूट के अंदर यदि माइनस का कोई अंक आ जाए तो वो क्या होती है काल्पनिक, तो वो वास्तविक के अंदर काउंट नहीं होगी। सारी संख्या मतलब ये वो नहीं है कि वो काउंट कर लो आप। हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूं अलग कि जो ऐसे नंबर जो होंगे वो क्या होते हैं काल्पनिक। अब यदि हम आर के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगी धनात्मक वास्तविक। आर के ऊपर यदि नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी ऋणात्मक वास्तविक। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई कि हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, सेट क्या होता है, सेट को दर्शाया कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या होगा, और कुछ सेट के हमने क्या पढ़े हैं एग्जाम्पल। बाकी की जानकारी जो सेट के प्रकार हैं या उनके ऊपर क्या क्या संक्रियाएं हम लगा सकते हैं वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।